नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट आज से अहमदाबाद में शुरू हो गया। अहमदाबाद के स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान पता चला कि स्टेडियम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है, यानी अब अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। इसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे सहयोगी विमल मोहन की अहमदाबाद से ये रिपोर्ट। अहमदाबाद के इस भव्य स्टेडियम को मिला एक नया नाम। सब हैरान रह गए क्योंकि इसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी। मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब देखा हुआ उनका सपना था, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब 1,32,000 दर्शकों की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस पूरे परिसर को विराट खेल परिसर की तरह विकसित किया जा रहा है। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर है। सरकार का दावा है कि यहाँ ओलंपिक तक कराए जा सकते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई। इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम का एक एंड रिलायंस एंड कहलाता है तो दूसरा अडानी एंड। इसको लेकर एक चुटकी राहुल गांधी ने ली। ट्वीट किया, कितनी खूबसूरती से सच सामने आ जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलायंस एंड और जय शाह की अध्यक्षता। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति और गृह मंत्री का एक साथ आना मीडिया के लिए एक बड़ा न्यूज इवेंट जरूर था, लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जाना किसी गुगली से भी कम नहीं था। मोटेरा से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ बातचीत और रास्ते दोनों बंद हैं और इन बंद रास्तों की वजह से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों को रोज जबरदस्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या ये रास्ते बंद करके दिल्ली पुलिस कोई रणनीति बना रही है? हमारे सहयोगी रविशंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। दिल्ली गाजियाबाद के रास्ते पर महीने भर से पुलिस ने बाड़बंदी कर रखी है। किसी तरह इस कच्चे रास्ते और बाड़ेबंदी में से निकलते लोग कई बार गिर भी चुके हैं। किसानों की वजह से आंदोलन तो यहाँ पे चल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको भी तो रास्ता देना चाहिए ना आने जाने के लिए। वो आना जाना कहाँ से करेगी? ये किसने रोका हुआ, आपको क्या लग रहा है? पुलिस वालों ने रोका है क्या किसानों ने रोका हुआ? कुछ किसानों का भी है, कुछ पुलिस वालों का भी है। जनता को परेशानी तो हो ही रही है, बाकी किसानों की परेशानी भी जो है सरकार को सोचनी चाहिए। इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इतना टाइम से ध्यान नहीं दे रही है, वो देना चाहिए। देश की सरकार के चलते चलते देश का किसान तो परेशान है ही है, पर देश की आम जनता जिसका कोई कसूर नहीं है, जिसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत तकलीफ से गुजर रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद की ओर जाने वाला रास्ता भी खाली है, लेकिन पुलिस फिर भी बाड़ेबंदी हटाने को तैयार नहीं है। कुछ जो गाजीपुर बॉर्डर पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बाड़बंदी है, और बाड़बंदी के बाद में ये जो रास्ता है ये सीधे ऐसे आप बाएं लेकर और गाजियाबाद की ओर जा सकते हैं। अभी यहाँ कोई किसान भी नहीं बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत खुद बोल चुके हैं कि वो कई बार पुलिस को कह चुके हैं कि रास्ते को खोल दिया जाए, लेकिन किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरीके से रास्ते बंद कर रखे हैं, ताकि आम जो लोग हैं वो ये कहें कि किसानों की वजह से ये रास्ते बंद हैं। किसानों का मानना है कि रास्ता इसलिए बंद किया गया है कि आंदोलन बदनाम भी हो और किसान यहां तक पहुंच भी न सकें। राकेश टिकैत कहते हैं कि लोगों को खुद रास्ता खोलना चाहिए। तो कह रहे पब्लिक को कहे आओ, आगे आओ, आपको ट्रैक्टर चाहिए रास्ते तोड़ने के लिए, हम देंगे, लेकिन रहेंगे हम पब्लिक के पीछे। ये रास्ते पूरे खुले हुए हैं, पब्लिक को तोड़ना चाहिए दिल्ली के रास्ते। अच्छा, हाँ तोड़े रास्ते, हमने नहीं बंद कर रखे, दिल्ली ने बंद कर रखे, हमारी तरफ से खुले हुए हैं आम जनता के लिए। हमें तो बेहद ज्यादा खुशी है जब
यहाँ को लोग चलते थे, दिल्ली के लोग आते थे, अपनी गाड़ी से वीडियो बनाते थे, उसको शेयर करते थे, यहाँ पे आते थे, वे खाना खाते थे। तो हमें तो खुशी है कि लोग यहाँ को चले, इस आंदोलन को देखे। इन्हें हमको कैद कर दिया दिल्ली ने, चारों तरफ से बंद कर दिए। हम तो चाहते हैं कि आम जनता आए इसको तोड़े, हम साथ देंगे उनका। पहले दिल्ली का रास्ता खुद किसान बंद करना चाहते थे, अब किसान नेता एक तरफ का रास्ता खोलने पर राजी हैं। लेकिन इन बातों पर दिल्ली पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस ने कई लेयर की बाड़बंदी कर रखी है। झड़ौदा से बहादुरगढ़ जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने बंद कर रखा है, जबकि वहां कोई किसान भी नहीं धरने पर बैठा है। झड़ौदा बॉर्डर खुलना चाहिए क्योंकि यहाँ किसान बैठे नहीं है। टीकरी बॉर्डर पे किसान बैठे, चलो वो तो मानते हैं। अब यहाँ किसी किस्म का डर न बहना, कभी किसान आए तो फिर ठीक है, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, इसमें क्या परेशानी। लेकिन अब तो यहाँ कॉलोनी वाले, खेती बाड़ी वाले इतनी ज़्यादा परेशान हो रहे, बहुत ज़्यादा। तो इसको कम से कम इस रोड को खुलवा दो जरूर। किसान और सरकार के बीच बातचीत के दरवाजे पहले से ही बंद हैं। अब कई रास्ते भी बंद हो गए हैं, जिससे आम लोगों को खासी परेशानी आ रही है। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय किसान यूनियन किसान महापंचायतें पूर्वांचल में कर रहा है। आज पहली किसान महापंचायत पूर्वांचल के बाराबंकी में की गई। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि ट्रेन बंद होने की वजह से तमाम छोटे किसान सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर नहीं पहुंच पाए हैं। बाराबंकी के बाद अगली किसान महापंचायत गोरखपुर के पास बस्ती में होने वाली है। हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी के बाहर किसानों की पहली पंचायत आज बाराबंकी में हुई। आसपास के कई जिलों के किसान यहां खेती के बिल पे अपने नेताओं की बात सुनने पहुंचे। नरेश टिकैत छोटे किसानों को यहां ये बताने आए हैं कि खेती के बिल से उनका नुकसान ज्यादा है। बचाने तो छोटे किसान है, बड़े किसान तो फिर भी बच जाएंगे, फिर भी वो है बातचीत। बचाने तो छोटे किसान है, और छोटे किसान ही रह रहे ज्यादा। इनका तो जमीन जाने का भी हो गया। हम ये देख रहे भाई किसानों में कितना रोष है, कितना गुस्सा है। तो पंचायत, बड़ी पंचायत हो रही, महापंचायत हो रही, जो कभी भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं किसानों में कुछ इस बात के लिए तो वो है बातचीत भाई। किसान आज बड़ी विकट स्थिति तक गुजर रहा, किसानों की परीक्षा की घड़ी है। दिल्ली बॉर्डर पे हो रहे किसान आंदोलन में पश्चिमी यूपी के किसान तो बड़ी तादाद में शामिल होते रहे हैं, लेकिन उसमें पूर्वी यूपी के किसानों की शिरकत कम रही है। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों से दिल्ली की दूरी करीब 1000 किलोमीटर तक है। हरदोई से यहाँ आए किसान ईश्वर सिंह कहते हैं कि पंचायत से अपनी समस्या कहने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो किसानों की जो समस्याएं की बहुत है, धान गेहूँ की फसल को बिल्कुल इतना 20 साल में जो नहीं था रेट, वो रेट चल रहा है। और कीटनाशक दवाएं और डीजल है, पेट्रोल है, वो इतना आसमान छू रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। इस आंदोलन के जरिए से किसान अपनी बात को कहने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। और ये जय जवान जय किसान। युवा किसान अनूप 25 किलोमीटर दूर से पंचायत में आए हैं। खुद वो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं। उनकी बहन पीएचडी हैं और भाई एमसीए। पढ़े लिखे और जागरूक लोग हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ऐसी पंचायतें उन लोगों को जोड़ेंगी जो दिल्ली बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर, एक तो हम छोटे किसान हैं, सीमांत किसान, 1-2 एकड़ के किसान हैं, हमारे पापा या हम हैं। तो हम अपना मतलब काम धंधा छोड़ के गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो इन महापंचायतों के जरिए हम अपनी बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन को पैन इंडिया बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। उन इलाकों के लोग जो किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर पे नहीं पहुंच पाए, वहां पे पंचायत करने से किसान यूनियन को फायदा ही होगा। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ने अपना स्लोगन घोषित कर दिया है। स्लोगन है खेला होबे, यानी खेल होगा। ममता बनर्जी ने खुद को फुटबॉल के मैदान में गोलकीपर घोषित कर दिया है,
लेकिन क्या अंत तक ये शरीफ लोगों का खेल बना रहेगा? देखिए बंगाल से ये रिपोर्ट। খেলা হবে রাজনীতিটা কি খেলার ময়দান? इसकी शुरुआत किसने की, इसको लेकर झगड़ा है। क्या ये वीरभूमि के दिग्गज नेता थे या फिर कोलकाता के ये युवा टीएमसी नेता? कुछ तो इस नारे को रविंद्रनाथ टैगोर तक से जोड़ रहे हैं। मूल जो भी हो, खेला होबे यानी खेल होगा अब तृणमूल का नया नारा है, जिसे ममता बनर्जी ने खुद मंजूरी दी है। খেলা হবে, তাহলে খেলা একটাই হবে 21-এর সাধারণ নির্বাচনে। খেলাটা কি? একদিকে সিপিএম कांग्रेस बीजेपी থাকবে और একদিকে তৃণমূল कांग्रेस থাকবে। बीजेपी ने फुटबॉल के मुहावरे को आगे बढ़ा दिया है। अगर ममता बनर्जी गोलकीपर हैं, तो बीजेपी के पास बेस्ट स्ट्राइकर हैं, जिनको मालूम है गेंद कैसे नेट तक पहुंचानी है। या फिर वो पूछते हैं कि ये धमकी तो नहीं? খেলা হবে खेलो होबे। क्या राजनीति खेल का मैदान है? हम हैरान हैं। वे क्या खेलेंगे? क्या वो खूनी होली खेलेंगे? अगर वो गोलकीपर हैं तो हमारे पास कुछ बड़े स्ट्राइकर हैं जो जानते हैं कि गोल कैसे किया जाता है। बंगाल अब बड़े चुनावी खेल के लिए तैयार है। सवाल बस यही है कि क्या ये शरीफों की तरह खेला जाएगा? कोलकाता से मौनी दीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद देखिए एक दादा की कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। अब बात करते हैं ऐसे दादा की जिसने अपने 2 पोते और 1 पोती के लिए अपना मकान बेच अपने ऑटो रिक्शा को ही आशियाना बना लिया है। सोशल मीडिया पर यह कहानी जबरदस्त वायरल है और इसको देखने के बाद तमाम लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। 74 साल के बुजुर्ग ऑटो रिक्शा चालक देशराज जोत सिंह बियाडू इन दिनों सुर्खियों में हैं और सोशल मीडिया पर इनकी दिल छू लेने वाली कहानी से इन्हें लाखों की मदद मिलनी शुरू हो गई है। ऑटो रिक्शा रोजी रोटी का जरिया तो है, लेकिन ये क्या किसी का आशियाना भी बन सकता है? हाँ, 74 साल के बुजुर्ग देशराज जोत सिंह बियाडू 25 सालों से ऑटो रिक्शा में ही रह रहे हैं और ये त्याग वो कर रहे हैं अपने पोते पोतियों की पढ़ाई के लिए। देशराज के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। 2 बेटों की मौत हो चुकी है और 1 बहू घर छोड़ चली गई। देशराज ने जब देखा कि मुंबई में रहकर पोते पोतियों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, तो अपना छोटा घर बेचकर सभी के लिए हिमाचल में गांव में मकान बनवाया और खुद ऑटो रिक्शा में ही रहने लगे। अगर मैं भाड़े से रूम लेता तो जो भी 5-7 हज़ार, या अब तो भाड़ा बढ़ गया है, लेकिन उस समय भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा पैसा इधर खर्चा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। जो कुछ है बच्चों के लिए और मेरी पत्नी वहाँ है, उसके लिए मैं बेचता रहूँ ताकि उनकी पढ़ाई नहीं छूटे। तब से ऑटो ही उनका आशियाना है। उसी में उनके कपड़े और ज़रूरत के सारे सामान रखे हैं। ऑटो में ही सोते हैं। देशराज बताते हैं कि शुरू में तो बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को उसी के अनुरूप ढाल लिया। देशराज खुश हैं कि उनके त्याग और परिश्रम को पोते पोती सार्थक कर रहे हैं। छोटे वाले का लड़का है, वो 11वीं में पढ़ रहा है और जो दूसरे जो संजय के बेटा बेटी हैं वो जो है 10वीं और 8वीं में पढ़ रहे हैं। आपसे बात करते हैं फ़ोन पे? हाँ, हर रोज़ मतलब कि शाम को मैं बंद करूँगा तो ज़रूर फ़ोन करेंगे, नहीं तो मैं करता हूँ। फिर हम लोग आधा 1 घंटा बात करते हैं और उससे दिल खुश हो जाता है। दादा का पोते पोतियों के प्रति इस समर्पण की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब तक 5.5 लाख रुपए के अलावा एक कंपनी ने 24 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। दिल्ली की एक कंपनी ने देशराज को एक मकान देने का भी वादा किया है। देशराज खुश तो बहुत हैं, लेकिन कहते हैं चाहे जितनी मदद मिल जाए वो ऑटो रिक्शा चलाना नहीं छोड़ेंगे। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज के लिए सिटी सेंटर शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।